हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एड्यू पॉप। और बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका एक टॉपिक है आपका जो 11th क्लास का है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के साथ साथ बच्चे हम समझेंगे कि किसी बॉडी को पुश करना आसान होता है या फिर पुल करना आसान होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम ये समझेंगे कि जो आपका फ्रिक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से एक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, और आपका बच्चे जो फोर्स आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के मोशन के लिए, अगर आपको किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो अगर आपको बच्चे फोर्स अप्लाई जो करना है फॉर योर मोशन, तो आपको बच्चे उस पुशिंग फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो पुशिंग फोर्स को अपोज करने वाला जो फोर्स है, उसे बेटा हम किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन के नाम से। तो फ्रिक्शन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और ये फ्रिक्शन आता क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चे यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि बच्चे जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे क्या समझाया बच्चे कि जो फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टिंग रिलेटिव मोशन। यहाँ पर आपको एक वर्ड बच्चे क्लियर होना चाहिए कि जो रिलेटिव मोशन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का, तो रिलेटिव मोशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं। हमारे पास बच्चे, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। लेट की बेटा यहाँ पर मेरा एक बॉडी है जिसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम बेटा हम बी दे देते हैं। ठीक है, ए एंड बी। अगर बेटा ये दोनों बॉडीज जो है मेरी ए और बी, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेट कर लेते हैं कि बेटा जो ए बॉडी है वो मूव करती है विद वेलोसिटी वी ए, और बेटा बी मूव करती है विद वेलोसिटी वी बी। ठीक है, वी ए एंड वी बी। और अगर बच्चे मुझे ये पता लगाना हो कि जो बॉडी ए है, इस बॉडी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी अगर मुझे निकालना, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा वी ए बी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर मैं वी बी ए निकालता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी निकालता हूँ कि जो मेरी बॉडी बी है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए भी मोशन में और बी भी क्या है बेटा? मोशन में। अगर दो बॉडी मोशन में होती है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमें रिलेटिव मोशन निकालना होगा। या फिर मैं ये कह दूं कि मुझे एक बॉडी का मोशन रिक्वायर्ड है, या एक बॉडी का मुझे मोशन कैलकुलेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी जो मोशन में, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? उस कंडीशन में हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी बी कितना निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू कितना निकलेगा? वी बी माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए। क्लियर? तो यहाँ से दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। अब बच्चे इसमें बात ये आती है कि यहाँ पर आप इस सिनेरियो में जो देख रहे हैं कि आपका जो बॉडी ए है और बॉडी बी है, बोथ आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी एनीवन, ठीक है, लेट की बेटा मैंने बी की डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पर बी की डायरेक्शन में अब ये ले लेता, इस डायरेक्शन में अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पर वीबी की वैल्यू में क्या टेक करूंगा? यहाँ पर तो मैंने पॉजिटिव टेक किया था, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर इसको नेगेटिव टेक करेंगे। तो जो चेंजेस यहाँ पर नेगेटिव साइन में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस। क्लियर? तो आपके फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जब आप कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात बच्चे आपको क्लियर होगी यहाँ तक की कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है। तो आपका जो रिलेटिव मोशन है, आप एक बॉडी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर देखते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर हम बच्चे अपने सिनेरियो की बात करें जो हमें फ्रिक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, हम इस क्वेश्चन के इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। आपने बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने पुशिंग फोर्स यहाँ पर लगाया, पुशिंग फोर्स जो पुश करेगा आपकी बॉडी को। क्लियर? और आपका यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक पर आपने एक पुशिंग फोर्स अप्लाई किया है और आप इसको बच्चे लेट कर सकते हैं कि दिस इज योर एफ। क्लियर? और एक बच्चे जो नीचे वाली सरफेस है, ये बॉडी जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन बॉडी ना। तो एक बॉडी तो आपका ऊपर रखा हुआ है, एक बॉडी बेटा आपका नीचे रखा हुआ है। अब ये जो अपर बॉडी है, ये बॉडी बेटा आगे की तरफ मोशन कर रहा है, ये बॉडी आगे की तरफ क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है। बट जो नीचे वाला बॉडी है ये अगर बेटा रेस्ट पर हो, हम ये मान लेते हैं कि नीचे वाला बॉडी बेटा मेरा क्या है? रेस्ट पर। क्लियर? और जो आपका अपर बॉडी है दैट विल मूविंग ना राइट वर्ड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बच्चे क्या होगा कि जो मेरी अपर वाली बॉडी है और जो मेरी लोअर बॉडी है, इन दोनों के बीच में बच्चे फ्रिक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा? फ्रिक्शन।
और ये फ्रिक्शन बेटा आ क्यों रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या होता है कि अगर हम बच्चे, जैसे ये जो बॉडी मेरी है इसे हम बोलेंगे मैक्रो बॉडी, ये बॉडी लार्ज है, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी के इस पोर्शन की बात करूं जो कि आपस में कांटेक्ट आ रहा है, ये वाले पोर्शन की बात करूं यहाँ पर, तो इस पोर्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पोर्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ जिगजैग शेप में होगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो अपर बॉडी है, लेट की बेटा ये बॉडी, ऊपर वाली बॉडी ए है और नीचे वाली बॉडी बेटा क्या है, बी, तो इस वाली बॉडी के में भी क्या बनेंगे, जिगजैग शेप का सरफेस होगा, नॉट अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। लेट कर लेते नीचे वाली बॉडी हमारी बी है। जब ए वाली बॉडी बच्चे आगे जाने की कोशिश करेगी तो जो ये लॉकिंग्स हैं, ये जो इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, नॉन स्मूथ सरफेस जो है, इनके लॉक्स आपस में क्या कर लेंगे बेटा, एक कवर कर लेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये पैक हो जाएगा एक तरीके से, जो बॉडी बी होगी वो बॉडी ए के अंदर क्या हो जाएगी, पैक। तो बॉडी ए को आगे जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी बी का सरफेस, क्योंकि ये इरेगुलर है। और सेकंड थिंग कि बेटा जो बॉडी बी है वो रेस्ट पर है, तो जो बॉडी रेस्ट पर रहना है वो रेस्ट पर रहना चाहेगी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, पर ए बॉडी किस में आना चाहती है, मोशन में। बट इस इरेगुलर सरफेस की वजह से आपका बॉडी मोशन में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आपका जो बॉडी होगा वो जितना ज्यादा इरेगुलर होगा, आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा। क्लियर। आपका जो यहाँ पर ये जो कांटेक्ट वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ पर आपका क्या होगा कि अगर आपका सरफेस जो होगा वो जितना ज्यादा इरेगुलर होगा, आपका फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा लगेगा। अब अगर बच्चे हम इस चीज को यहाँ पर समझ लें कि क्या होगा, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो आपका बॉडी ए होगा उस कंडीशन में क्या होगा, लड़की बेटा आपका बॉडी ए का एक इरेगुलर सरफेस कुछ ऐसा है और बी वाले का कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपका ए बॉडी कहाँ जाना चाहता है, आगे की तरफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। बट जो बी बॉडी होगी ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो आपका जो बी वाला, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ए वाला जो सरफेस है इरेगुलर सरफेस है, जब ये बी वाली बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो बी वाला जो होगा ये अपोजिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और रोकने की क्या करेगा बेटा, कोशिश करेगा, किसको, ए को। तो जो बी अपोजिंग फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, बी वाली बॉडी क्या कर रही है बेटा, बी वाली रेस्ट पर है, तो ए को अपोज करेगी। और इन केस के मान लेते हैं कि बेटा आपका बी वाला भी मोशन में है, बट क्या होगा, जैसे इन दोनों के बीच में, बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जब कॉन्टेक्ट बनेगा, तो ये वाली जो इरेगुलर सरफेसेस हैं ये आपस में लॉक हो जाएंगी और जो बी वाला बॉडी है या ए वाला बॉडी है वो एक दूसरे को क्या करने की बच्चे, अपोज करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। जो आपका मोशन है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में आपका मोशन होगा, और इस मोशन को अपोज करने का काम कौन करेगा बेटा, ये फ्रिक्शन करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब हम दो बॉडीज की बात करते हैं, बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिस फ्रिक्शन की हम बच्चे बात कर रहे हैं उसको हम सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है बेटा, ये लगता है बेटा आपका सॉलिड सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन जो होता है। एक बच्चे हम फ्लूइड सर्फेसिस के बारे में भी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे जिसको बेटा हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि लिक्विड सर्फेसिस के बीच में भी हमारा क्या लगता है बेटा, फ्रिक्शन लगता है। जिस फ्रिक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोल लो, ठीक है। जो फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगता है फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं आप उसे, और आप बच्चे से विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। और बच्चे क्या, मटेरियल एलिमेंट्स के बीच में भी लगता है, ठीक है। जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है बेटा, स्लाइड कर रही होती है। जब आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी और उनके बीच में कांटेक्ट बनेगा, तो उनके जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके जो सरफेसेस होंगे वो इरेगुलर होने की वजह से, क्या होने की वजह से बेटा, इरेगुलर होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अपोज करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला चीज जो रेड कलर से आपका मार्क दे रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, और पुशिंग फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, राइट वर्ड, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है बेटा, आपके अप्लाइड फोर्स को या आपके मोशन को, आपकी बॉडी के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है बच्चे आपको कि इसमें एक पर्सन है बच्चे जो आगे की तरफ भाग रहा है, तो जिसका फीट है, यहाँ पर जो फीट है, फीट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फीट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही है बेटा, आगे की डायरेक्शन में। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये रनिंग कर रहा है, ये भाग रहा है, जब ये भागेगा तो इसका जो फीट है वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है बेटा, ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जरूरी नहीं है बेटा कि फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है। तो समटाइम वी कॉल फ्रिक्शन एज अ इवल, बट फ्रिक्शन समटाइम, फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज भी होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चलने की कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक ही पॉइंट पर रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है
वो हमारे मोशन को कभी कभी अपोज तो करता है, बट कभी कभी हमारे बच्चे जो एप्लीकेशन होती है उसको फेवर भी करता है। ठीक है, इन इट मीन्स ये कि फ्रिक्शन हमारे लिए इविल भी है और हमारे लिए एडवांटेज भी, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हमारे फेवर में आती है। ठीक है, इविल कैसे हो सकता है, जैसे आपके बच्चे शूज है, शूज जब आप चलते हैं बच्चे काफी लॉन्ग टाइम तक, तो आपने देखा होगा आपकी जो सोल होती है, ठीक है बच्चे, वो घिस जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो घिसता नहीं। बट कंडीशन क्या है बच्चे की, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। विदाउट फ्रिक्शन हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी बात आपको क्लियर हो गई बच्चे। हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें बात आती है कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन बेटा आपके होते हैं। ठीक है, इसको बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आपका बच्चे। आपने कभी देखा होगा, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके 3 टाइप के फ्रिक्शन आपको जो यहाँ पर बता रखे हैं। पहला स्टैटिक बता रखा है, दूसरा बच्चे स्लाइडिंग, और तीसरा बेटा रोलिंग। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम है जब आपकी बॉडी बेटा रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, वो मोशन में नहीं आ रही है, और आप बेटा फोर्स लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो काम, जो फ्रिक्शन वर्क करता है उस पॉइंट पर, उन दोनों सरफेस के बीच में, उस फ्रिक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से। इस कंडीशन में ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी का मास है, ठीक है, या आपकी बॉडी का जो वेट है, वो काफी ज्यादा है, तो आप फोर्स लगाएंगे तो, बट वो बॉडी मोशन में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्यों नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, जैसे आप फोर्स बढ़ाते हैं, जैसे आप अपना अपना जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, वैसे मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो मेरी बॉडी तभी मोशन में होगी, ठीक है, कि जब मेरा अप्लाइड फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा बेटा, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा। अप्लाइड फोर्स आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तभी आपकी बॉडी मोशन में आएगी, अदरवाइज बॉडी क्या रहेगी बेटा, रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, दूसरी बात बच्चे यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर, क्या मेरा कोई कंडीशन ऐसा बन सकता है कि बच्चे फ्रिक्शन मेरा ज़्यादा हो जाए अप्लाइड फोर्स से, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन जो है बेटा वो तभी वर्क करता है, तभी पिक्चर में आता है हमारी, ठीक है, जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मेरा फ्रिक्शन कितना होगा, 0। उस कंडीशन में फ्रिक्शन भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर आपके फ्रिक्शन फोर्स आपके पिक्चर में आता है। ठीक है, अदरवाइज बच्चे फ्रिक्शन फोर्स का अपना कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आता है किसकी वजह से बेटा, अप्लाइड फोर्स की वजह से। अगर मैं अप्लाइड फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मेरा फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा। तो अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट पर रहती है, रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, इट मीन्स देयर इज नो मोशन। अगर आपकी बॉडी में बेटा कोई मोशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये कि आपकी बॉडी रेस्ट पर है, और रेस्ट की कंडीशन में लगने वाले फ्रिक्शन को हम नाम क्या देते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज नोटेड बाय एफएस। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है बच्चे स्लाइडिंग मोशन की। अगर आपका बच्चे कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और आपकी बेटा बॉडी स्लाइड करेगी नीचे की तरफ। अगर मैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पर इस बॉडी को रख दूं, और जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि मेरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रखा हुआ एक बॉडी, और मैंने इस पर एक फोर्स लगाया है, दैट इज इनफ और ग्रेटर देन दी फ्रिक्शन। तो अगर आपका फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन कहलाएगा, आपकी बॉडी क्योंकि मोशन में आ जाएगा, तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, दैट मीन्स कि आपका अप्लाइड फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, और ड्यूरिंग योर मोशन, और ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस बॉडी ना, बॉडी के मोशन के ड्यूरेशन में लगने वाले फ्रिक्शन को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से। ठीक है, और उसको बेटा समटाइम भी नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक मोशन की वजह से आता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी अगर मोशन में होगी तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड टाइप का फ्रिक्शन बच्चे हमारा कौन सा आता है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है। रोलिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में हम बात करेंगे तो बच्चे आप यहाँ पर समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अगर आपकी बॉडी बेटा सर्कुलर पार्ट में या रोलिंग है, रोल कर रही है, ठीक है, और बच्चे सरफेस, जो ये रोलिंग सरफेस है, जो मेरा इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस बॉडी जो होगी मेरे सरफेस के इस पॉइंट पर कांटेक्ट करेगी। ठीक है, और आपका बच्चे ये अगर ये इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके जो इस पॉइंट का जो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट जाने की कोशिश करेगा इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये व्हील का पार्ट है ना, इस सिलेंडर का पार्ट है, तो ये कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगा, बैक जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन जो होगा, ये वाला जो नीचे वाला सरफेस है, ये फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ
मोशन, तो मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है इन केस ऑफ रोलिंग, ठीक है। बट अगर आप ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक की कंडीशन में ये जो व्हील होगा ये स्टैटिक में आ जाएगा, रेस्ट पर आने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन का हो जाएगा अपोजिट। दैट मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने ब्रेक लगाया बेटा, तो ब्रेक की कंडीशन में आपका जो मोशन था, व्हील तो सेम डायरेक्शन में जा ही रहा था, बट जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो रुक गया, और वो बच्चे स्किडिंग करना शुरू कर देगा, स्किड करना शुरू कर देगा इस सरफेस के ऊपर। जैसे ही वो स्किड करेगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ जाएगा, व्हील का जो ये वाला पोर्शन है, ये पॉइंट है, ये रुक जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, और कहाँ जाने की कोशिश करेगा बेटा, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो आपके मोशन के अपोज लगेगा इन केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन जब आप ब्रेक लगाएंगे आपके व्हील पर या आपकी कार पर या आपके साइकिल पर ब्रेक लगाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी अगर साइकिल स्किड करती है, तो स्किडिंग की कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अदरवाइज बच्चे क्या होगा, ड्यूरिंग रोलिंग, जब ये रोल कर रहा होगा, ठीक है, उस कंडीशन में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो मोशन के डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, मोशन का डायरेक्शन और फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो रोलिंग की कंडीशन मुझे थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन वाली बात आ जाती है, तो इस चीज को मुझे ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं किसकी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे एक और पार्ट आता है हमारा, ठीक है, एक और फ्रिक्शन का टाइप बनता है हमारे यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चे किसका पार्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बेटा पार्ट है, ये बेटा पार्ट है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो कौन सी वैल्यू होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कौन सा फ्रिक्शन काउंट करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या काम कर रहा था बच्चे, एक बार देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में आपकी बॉडी रेस्ट पर थी, आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा था बेटा, बढ़ रहा था। बट आपको पता है बच्चे जो फ्रिक्शन है वो एक लिमिट तक बढ़ेगा। आफ्टर दैट जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसमें बदल जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि आपकी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू के लिए मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को समझूं, तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स होगा और जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता हूँ वैसे मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, एंड दिस ग्राफ गोज टू लीनियर, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ आपका यहाँ पर बनेगा, यानी कि आप फोर्स बढ़ाएंगे तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज योर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम कौन सा फ्रिक्शन काउंट करते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब आपका फ्रिक्शन आता है उसमें बेटा हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपका जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो ग्राफ ऊपर नहीं रहेगा, वो ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एफ के की वैल्यू जो होती है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आप ये वाली बात यहाँ पे समझा सकते हैं या रिमेंबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से और काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। नेक्स्ट कि बेटा जो हमारे लॉज हैं, ठीक है, आप ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। पहला लॉ बच्चे क्या कहता है हमारे यहाँ से, पहला लॉ कहता है बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग द फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स। अब बेटा ये नॉर्मल फोर्स क्या है इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल फोर्स की बात यहाँ पर है तो हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स समझ लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स होता है क्या। आपने बेटा न्यूटन के 3 लॉ पढ़े और उसमें से एक थर्ड लॉ है बेटा एक्शन रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। आपको पता है बच्चे अगर ये बॉडी लेट की बजाय ये एक सरफेस पर रखी हुई है तो उसका जो वेट होगा, वेट कहाँ की तरफ लगेगा, ऑलवेज बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। वेट कहाँ लगेगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना लगेगा बेटा, mg, वेयर m इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड g इज योर ग्रेविटी। तो जो ये वेट है बच्चे ये एक्शन,
और ये कर कौन रहा है बेटा, ये बॉडी कर रही है, और ये लगा किस पर रही है, सरफेस पर लगा रही है, इस सरफेस पर लगा रही है, इस सरफेस पर, ठीक है। तो वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो जो बेटा सरफेस होगी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी दैट इज परपेंडिकुलर एंड सेम अपोजिट डायरेक्शन ना, और वो कहाँ की तरफ लगेगा बेटा, जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। क्लियर। तो आपका अगर ये बॉडी लेट कर लेते हैं बेटा कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बॉडी सेम इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, अगर तो अगर आपने बेटा अप्लाइड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको जो फ्रिक्शन लगेगा वो उसके क्या लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो लॉ कहता है, पहला लॉ कहता है बेटा कि जो आपका फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू योर नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम बच्चे सिंपल बात करें तो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, किसको बैलेंस करेगा, ना तो आपकी बॉडी ऊपर जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ना आपकी वेट की वजह से आपकी बॉडी नीचे जाएगी क्योंकि सरफेस ने होल्ड किया हुआ है। उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपके वेट के इक्वल होगा, या एम के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो यहाँ से बात अगर हम समझे तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और इसी चीज को बच्चे अगर मैं और सिंप्लीफाइड करके लिखूँ तो क्या क्या बोलते हैं इसको, कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन, वेयर म्यू इज नोन एज फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। फ्रिक्शन जो हमारा म्यू है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब ये फ्रिक्शन वाली बात यहाँ से अगर आपको बच्चे क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो एक बात और समझ लेते हैं कि जो मेरा म्यू है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। कि आपकी जो दो बॉडी है, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है ऊपर रखी हुई है, दिस बॉडी, ठीक है, और एक सरफेस है बच्चे आपका, तो इस सरफेस और इस बॉडी का जो नेचर होगा ये किस मटेरियल से बने और सरफेस मेरी किस टाइप की है, ठीक है, तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है आपका कौन, आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बेटा किस किस पर डिपेंड नहीं करता, तो बेटा आपका जो फ्रिक्शन है यानी कि जो म्यू की वैल्यू होगी, जो आपका म्यू होगा, ठीक है, म्यू डो नॉट डिपेंड अपॉन एफ एंड एन, एफ और एन पर डिपेंड नहीं करता बेटा, इस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। और अगर हम आगे बात करेंगे तो इसको और आगे बच्चे हम स्टडी करेंगे एक बार, ठीक है, दोबारा इसका पार्ट अभी हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट में आएगा। तो फर्स्ट लॉ वाली बात क्लियर होगी कि आपका जो फ्रिक्शन होता है वो आपके नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा अगर वो बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। सेकंड लॉ का कहता है बेटा कि आपका जो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि बेटा नेचर पर तो डिपेंड करेगा बट आपके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका बच्चे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मेरे पास एल्युमिनियम का एक बच्चे बॉक्स है, ठीक है, और वो बॉक्स कुछ इस शेप का है, इस शेप में, ठीक है, ये वाला एरिया बेटा ज्यादा है इसका और ये वाला एरिया क्या है, कम। अगर मैं इसको एक सरफेस पर प्लेस कराता हूँ, इसको एक सरफेस पर प्लेस कराता हूँ और बेटा इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, और जो यहाँ पर बच्चे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो जो आपका ये फ्रिक्शन होगा इसका जो स्मॉल वाला एरिया भी कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, अगर मैं इस बॉडी को बच्चे लेटा दूं, ठीक है, या मैं इस वाले एरिया के रिस्पेक्ट में इसको इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से मैं बेटा इसको इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टली लाइन कर देता हूँ, लेटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से यूज करूँ, दोनों ही एल्युमिनियम के बने, ये भी एल्युमिनियम का बना है और ऊपर वाला भी एल्युमिनियम का बना है, पर नीचे वाले का एरिया अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा, और ऊपर वाले में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, सरफेस के और आपके बॉक्स के बीच का जो एरिया वो कम है, और नीचे वाले में क्या है, ज्यादा। तो आप ये कह सकते हैं बच्चे कि दोनों ही कंडीशन में आने वाला जो फ्रिक्शन होगा, अगर यहाँ फ्रिक्शन F1 लग रहा था और यहाँ पर फ्रिक्शन F2 लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो मेरा F1 होगा वो इक्वल होगा बेटा किसके, F2 के, यानी कि जो आपके फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी बेटा, सेम। दैट मीन्स ये कि जो आपका बच्चे फ्रिक्शन है वो बेटा किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन बेटा आपका डिपेंड नहीं करता आपके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, बस आपका जो नेचर ऑफ बॉडीज है वो सेम रहना चाहिए। आपकी जो दो बॉडी है उनका नेचर क्या रहना चाहिए बेटा, सेम। अगर वो सेम रहता है दैट मीन्स दैट कंडीशन सेट की आपका फ्रिक्शन किस पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम आगे बात करते हैं थर्ड लॉ की, ठीक है। आपका थर्ड लॉ यहाँ से बच्चे क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है बेटा हमारा कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू की बात कर रहा है बेटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, इज स्लाइटली ग्रेटर देन दी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि ये कह रहा है बेटा कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, किससे, आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से।
काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब आप बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपका स्टैटिक कॉफिशिएंट आएगा, स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, और जब बच्चे आप मोशन की बात करेंगे तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, म्यू क्यू ऑफ एन हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये थर्ड लॉ मेरा कहता है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्लियर? तो इस लॉ को बच्चे याद रखेंगे क्योंकि ये काम की चीज़ है, हमारे न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी कंपैरिजन आता है। ठीक है। फोर्थ लॉ क्या कहता है बेटा? फोर्थ लॉ कहता है कि आपका विद इन रेदर लार्ज रिस्ट्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये कि बच्चे अगर आपकी वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड थी और अब बेटा आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, एफ के की जो वैल्यू होगी, वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन क्या रहेगा बेटा? सेम। तो आपका मोशन चाहे कितना भी हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी भी हो, आपकी काइनेटिक मोशन कितना भी हो, आपकी वेलोसिटी कितनी भी हो, आपका बच्चे जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है। फिफ्थ बच्चे कंडीशन क्या कहती है कि जो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, ये वाली बात मैं आपको बच्चे बता चुका हूँ कि आपके नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ तक कि 5 लॉ बच्चे आपको ये आपके इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ ले जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इन दोनों से बच्चे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल आपके आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कि एरिया पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और उस कंडीशन पर आपको पूछा जाएगा कि वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये वाली बात मुझे क्लियर हो चुकी होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका, एफ एस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू एस इज योर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, एंड योर एन इज नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एम जी। ठीक है, जो आपके वेट को बैलेंस करता है। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चे, तो आपका फ्रिक्शन वाला पार्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं बच्चे कि आपका जो यहाँ से जो फॉर्मूला मेरा बनेगा कि फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनेगा क्या? एफ एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा कि म्यू एस टाइम्स ऑफ एम जी आएगा, ये कह सकते हैं। अगर बेटा ये वेट यानी कि ये एम जी की वैल्यू अगर बढ़ जाए किसी कंडीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसी इसी पैरामीटर पे काम करना है, इस वेट पर काम करना है, तो मेरा एम जी का कंपोनेंट्स होंगे, वेट के जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, या आपके फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर आप बात करेंगे तो एम जी जो मेरा होगा, ठीक है, एम जी जो मेरा होगा वो किस पर डिपेंड करता है नहीं करता वो हम देखते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चे, इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिंग इज ईजियर। पुलिंग ईजियर कैसे? ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जी ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर बच्चा दिख रहा है तो ये पर्सन जो है ये इसको खींच रहा है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि ये जो फोर्स यहाँ पर लगा रहा है, ये अप्लाइड फोर्स जो लगा रहा है यहाँ पर, दैट इज एफ और टी। टी फॉर टेंशन, टी फॉर टेंशन। ठीक है। आपका जो टेंशन लग रहा है बच्चे, तो आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, जो आपका ब्लॉक है। ठीक है। अब जो आपका बच्चे ब्लॉक है, उस ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो बच्चे आपका इस फोर्स की अगर आप बात करें तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक एंगल बनेगा दैट इज थीटा, और एक वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बच्चे अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर, हम कंपोनेंट डिजोल्व करेंगे, इसके रिजोल्व करेंगे फ्रिक्शन के, फोर्स के और टेंशन के। ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगे तो बच्चे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कितना आता है? एफ कॉस थीटा। और बेटा जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा? एफ साइन थीटा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब इन्हीं कंपोनेंट को अगर मैं इस वाले डायग्राम पर देखूँ, इस बॉक्स पर देखूँ, तो यहाँ पर मुझे बच्चे नॉर्मल रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आएगी। वेट कहाँ लग रहा है बेटा? नीचे की तरफ। ठीक है। जो मेरा टेंशन है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो जो आपका टी कॉस थीटा बना, जैसे मैंने यहाँ पर एफ कॉस थीटा डिजोल्व किया है, वैसे एफ और टी सेम है, तो जो यहाँ पर बच्चे क्या बनेगा? टी कॉस थीटा, और यहाँ पर बेटा क्या बनेगा? टी साइन थीटा। अब अगर यहाँ की हम बात करेंगे कि जो मेरा टी कॉस थीटा और जो मेरा टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा जो कंपोनेंट है फ्रिक्शन का, टेंशन का, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन की क्या है बेटा? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा प्लस में जो मेरा टी साइन थीटा होगा, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो जो एन और जो टी साइन थीटा वो सेम डायरेक्शन में, और उसको बेटा बैलेंस कौन कर रहा होगा? उसको बैलेंस करेंगे बेटा मेरा जो मेरा वेट है, वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी हम देखेंगे अभी। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एन निकालता हूँ, यहाँ से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। एन का डायरेक्शन और बेटा आपका टी साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है, तो टी साइन थीटा और एन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, और जो मेरा वेट है बेटा कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो आपका जो वेट कंपोनेंट होगा या जो आपका वेट होगा वो किसको बैलेंस करेगा बेटा? एन, एन को, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन को और टी साइन थीटा को। ठीक है।
तो ये जो दोनों कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे किसके बराबर मिलना चाहिए, वेट के बराबर। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना तो बेटा वो अपवर्ड मोशन में जाएगी और ना ही वो बेटा डाउनवर्ड मोशन में जाएगी, यानी कि वो बॉडी क्या रहेगी, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ से हम इस वाली कंडीशन से अगर मैं एन निकालता हूँ, एन मेरा कितना आ जाएगा, एन मुझे मिल जाएगा बच्चे, एन इज इक्वल टू मिलेगा डब्ल्यू माइनस टी साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस टी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर इसकी हम बच्चे बात कर लें तो यहाँ से मेरा एन तो मुझे मिल जाएगा, और जो मेरा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है, म्यू टाइम्स ऑफ एन, और अगर मैं एन की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन आएगा म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू माइनस टी साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस टी साइन थीटा। दैट मीन्स ये कि अगर हम नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वो कितना आता है, अगर मेरा बच्चे मैं ये टेंशन ही ना लगाऊं, ये टेंशन ना लगे, ये पर्सन यहाँ पर पुश ना करे इसको या पुल ना करे, ठीक है, पुश पुल अगर ना करे तो यहाँ टेंशन ही नहीं लगेगी, और टेंशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, टेंशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका फ्रिक्शन होगा कितना आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, और म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, वेट। तो वेट एक्चुअली में कितना था, एम जी। अब एम जी में से बेटा कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन की पहले वाली वैल्यू थी और जो अब आ रही है बेटा वो चेंज हो गई है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है, लेट के बेटा इस फ्रिक्शन को हम एफ मानते हैं तो उसको मैंने एफ डैश मान लिया, तो जो आपके एफ डैश की वैल्यू होगी वो बेटा कम होगी किससे, एफ से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बच्चे पुलिंग होगा, पुलिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम, और नॉर्मल जब वो स्टैटिक कंडीशन में था तो उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा। तो स्टैटिक की कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और आपके पुलिंग की कंडीशन में आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, तो फ्रिक्शन घट गया, फ्रिक्शन कम हो गया, इसीलिए पुलिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर पुशिंग। पुशिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे बच्चे ये पर्सन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये मैन है जो आपका ये पुश कर रहा है बॉक्स को इस डायरेक्शन में। तो अगर आप बच्चे इस पर्सन को देखेंगे तो ये पर्सन जो बच्चे ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है वो कुछ इस तरीके से लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ। अब आपका जो इस बॉक्स का जो वेट होगा बेटा वो वर्टिकली कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, और जो बेटा नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी कहाँ की तरफ लगेगी बेटा, वर्टिकली अपवर्ड। इतनी बात क्लियर है। अगर ये बच्चे इधर की तरफ पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका बच्चे मोशन जो होगा वो होगा राइट वर्ड। अब अगर यहाँ से समझेंगे तो इस पर्सन ने भी जो इस पॉइंट पर, इस बॉक्स पर जो फोर्स लगाया बच्चे वो ऑब्लिक लगाया, तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये आपका जो फोर्स होगा एक एंगल बनाएगा, लेट के बच्चे ये थीटा एंगल बनाता है। तो जी फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे बेटा, दो। ऑब्लिक फोर्स जब भी आपका लगेगा दो कंपोनेंट बनेंगे, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बेटा आपका, ये लगेगा एफ कॉस थीटा। इसको आप बच्चे एफ की जगह पे टी भी ले सकते हैं, पर टी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ टेंशन नहीं लग रहा है, ये पुश कर रहा है, यहाँ टेंशन ना ले तो ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका बेटा वर्टिकली डायरेक्शन में क्या लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा लगेगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ साइन थीटा कहाँ लग रहा है, यार वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो आपका वेट है वो कहाँ लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड। तो आपका वेट और आपका एफ साइन थीटा और आपका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की तरफ लग रहा है बेटा, इधर की तरफ लग रहा है, और आपका फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लग रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से समझूंगा तो मेरे वर्टिकल कंपोनेंट, जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, अब किसको बैलेंस कर रहे हैं, आपका वेट का और एफ साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा वेट होगा प्लस में जो मेरा एफ साइन थीटा होगा, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, यानी कि क्योंकि सम क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो मेरा नॉर्मल डायरेक्शन वो लग रहा है कहाँ बेटा, वर्टिकली अपवर्ड। तो जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट का सम होगा वो अपवर्ड कंपोनेंट के सम के क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मेरी रिएक्शन बनेगी इक्वेशन, और आपका जो बच्चे फ्रिक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, पहले लेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन जो था मेरा इनिशियली जब ये रेस्ट करता था, फ्रिक्शन कितना था, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू और एम जी। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको मैं बच्चे डबल डैश मान लेता हूँ। डबल डैश वाला फ्रिक्शन कितना आएगा बच्चे आपका, डबल डैश वाला फ्रिक्शन आएगा आपका योर म्यू टाइम्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी है बेटा, डब्ल्यू प्लस में एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपका वेट है, आपका डब्ल्यू वेट था, वेट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया कितने से, एफ साइन थीटा से। तो एफ साइन थीटा अगर ऐड होगा आपके वेट में तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। किस कंडीशन में, पुशिंग की कंडीशन में। ठीक है, तो आपकी पुशिंग की कंडीशन में आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं बच्चे नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। वेट तो बेशक आपका सेम ही रहता है, आपका जो चेंजेस आते हैं किसमें आ रहे हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ने की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ने की वजह से आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से आपका जो बच्चे फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको अप्लाइड फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। तो आप यहाँ से एक बात समझ लेते हैं, जो आपका एफ डैश आया था प्रीवियस कंडीशन में, पुलिंग की कंडीशन में, वो आया था बेटा म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू माइनस में टी साइन थीटा। और बेटा यहाँ पर जो डबल डैश आ रहा है यानी कि फ्रिक्शन इन पुशिंग कंडीशन, वो क्या आ रहा है बेटा, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेरा पुलिंग की कंडीशन थी, पुलिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन था, वो पुशिंग की कंडीशन से क्या है बेटा, कम है। इसीलिए आपके लिए जो पुलिंग है वो बेटा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी एज कंपेयर टू योर पुशिंग। तो पुशिंग मेरे लिए क्या जाती है, जो आपका ये है पुशिंग, ठीक है। यहाँ पर बच्चे पुशिंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो पुश करना मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, टफ हो जाएगा। और पुलिंग मेरे लिए क्या हो जाएगी बेटा, इजी। तो पुलिंग मेरे लिए इजी होती है, पुलिंग मेरे लिए इजी होती है एज कंपेयर टू योर पुशिंग। ठीक है, इतनी बात बच्चे आपको क्लियर हो जाएगी। आपको सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर ध्यान देना है, आपको कंपोनेंट पर ध्यान देना है। ठीक है, और दिस इज योर बच्चे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में कंपोनेंट्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आई होप कि बच्चे आपको ये पुशिंग और पुलिंग वाली कंडीशन बच्चे समझ में आ गई होगी, और अगर बच्चे नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।